हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। एक फटाफट फास्ट रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अर्धवार्षिक पेपर के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा के लिए होगा। सबके मद्देनजर रखते हुए मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। बस आइए फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय, यहाँ पे अति लघु क्वेश्चन आपके सामने है और अति लघु क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था, शुरुआत हुआ था, वो हुआ था 1952 में। ठीक है, देखिए 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। 1947 में देश आजाद हुआ। 1950 में संविधान लागू हुआ और उसके 2 साल बाद जो है यहाँ पे 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो जवाब होगा, पहला है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, दूसरा है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये 2 पार्टी के नाम हैं जो है इन्होंने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक या फिर अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे देखा जाए 1951 में जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये संस्थापक हैं और 1951 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया है? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है आप इंदिरा गांधी की तस्वीर जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए और उनको याद करने की कोशिश करिए। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे राजग का पूरा नाम क्या है? तो राजग का पूरा नाम है यहाँ पे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राजग का पूरा नाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, जो 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे तीसरा चैप्टर आ चुका है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। और अब जो है योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है। कब किया गया है? 2015 में। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। दूसरा क्वेश्चन, योजना आयोग को अब किस नाम से जाना जाता है? तो नीति आयोग को। नीति आयोग कब बनाया गया? 2015 में। इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, मतलब अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 5 वर्ष के लिए चलाई जाने वाली योजना पंचवर्षीय योजना कहलाती है। तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की थी या पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो जवाब होगा 1951 से 1956 तक जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। इसके बाद जो है 1956 से लेकर जो है 1961, फिर 1961 से लेकर जो है 1961 से लेकर जो है यहाँ पे 66 तक। ठीक है, 61 से लेकर जो है यहाँ पे 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन में अगला देखते हैं, किस विकास के किरल मॉडल पे किन्हीं 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं का जो है उल्लेख कीजिए। तो विकास का जो किरल मॉडल है, किरल मॉडल को लेकर यहाँ पे जो है विकास की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा, राज्य के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु प्रयास किए गए। यानी केरल में क्या किया गया? केरल में वहां पे जो लोग थे उन लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने का प्राथमिकता रखा गया और कोई बीमार ना हो, कोई परेशान ना हो, इसके लिए जो है ये केरल मॉडल को अन्य राज्यों में अपनाया जाने की बात कही जा रही है। अगला है शिक्षा के प्रसार में जागरूकता। आप सभी को अच्छे से पता होगा भारत में जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक जो है केरल में है। ठीक है, तो केरल में जो है विकास को लेकर यहाँ पे जो मॉडल बनाया गया है वो है कि वहां के लोगों को स्वास्थ्य में सुधार, और दूसरा है कि वहां पे शिक्षा का प्रसार भी किया गया, जिसके आधार पे अन्य राज्यों का भी विकास किया जाना चाहिए, जो कि केरल मॉडल यही कहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं?
सतत विकास। सतत विकास से आशय विकास की उस प्रक्रिया से है जिसमें कोई भी देश अपने जो संसाधन होते हैं इनको लंबे समय तक बनाए रख सके। कहने का मतलब ये है कि जो आप ये मोबाइल से आप वीडियो देख पा रहे हो, ये मोबाइल आप इस प्रकार से यूज करिए, इस प्रकार से उसका इस्तेमाल करिए कि ये कई साल तक चलता रहे, हैं। ऐसा नहीं कि है 6 महीने बाद, साल भर बाद खराब हो जाए मोबाइल, फिर आप दूसरे मोबाइल की तलाश करिए। तो अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब सतत विकास नहीं हो सकता है। सतत विकास का मतलब ये है कि जो भी संसाधन आपके पास हैं आपने उसको उपयोग किया और आपकी आने वाली जो पीढ़ी है अगर उस संसाधन को उपयोग कर ले तो इसे सतत विकास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये है, मिश्रित का मतलब यहाँ पे मिक्स, यानी कई सारी चीजें जब आपस में मिली हैं तो उसे मिश्रित कहेंगे। और अर्थव्यवस्था यानी हम देश के लेवल पे जो धन की व्यवस्था करते हैं, जो बजट होता है वो सब मिश्र अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, मिश्रित का मतलब नाम से स्पष्ट है। तो यहाँ पे दो क्षेत्र हैं, एक तो पूंजीवाद है, दूसरा समाजवाद है। इन दोनों के मिश्रित रूप को ही जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और इसमें देखिए जो ये मॉडल बनाया गया है इसी को मिश्र अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों होते हैं। जैसे भारत एक देश है, भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी समाजवादी दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, भारत में नियोजन किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो भारत में जो नियोजन है उसके 2 उद्देश्य बताना है। नियोजन का मतलब होता है किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करना। ठीक है, यहाँ पे निजी योजन लिखा, यहाँ पे नियोजन है, निजी नियोजन है। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे, किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना नियोजन कहलाता है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा कि किसी भी काम को जो है योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। दूसरा पॉइंट ये है, भविष्य के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाए, तो इसे नियोजन कहते हैं। जैसे मान लो कि जो है आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो भविष्य में अपने आप में एक ऐसा जो है आप अनुमान लगाइए कि आपको कितना परसेंट आ सकता है। जैसे आपकी परसेंटेज आएगी और उसी हिसाब से जो है आप अपना सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन परसेंटेज से पहले डिपेंड ये करता कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और उसी के आधार पे जो है आप अपना भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो है आप यहाँ पे 2 पॉइंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं। तो बॉम्बे प्लान की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1944 में भारत के उद्योगपतियों का एक समूह देश की नियोजित अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत के उद्योगपति थे इन्होंने एक समूह बनाया, एक गुट बनाया और उस गुट के माध्यम से जो है एक नियोजित अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही गई। ठीक है, उसमें कहा गया कि जो भी हमारे अर्थव्यवस्था रहेगी देश की वो एक प्लानिंग के अनुसार रहेगा, प्लानिंग बनाकर ही किया जाएगा। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के 2 विशेषताएं लिखिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है जिसमें कई सारे क्षेत्र आपस में मिले होते हैं, जैसे सरकारी और निजी क्षेत्र जो है जब आपस में मिले होते हैं तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगला है लिखेंगे, उत्पादन जनता के कल्याण और लाभ के दोनों उद्देश्यों से किया जाता है। जो भी उत्पादन होता है उस उत्पादन का जो है उद्देश्य होता है कि जनता के कल्याण हो और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वामपंथ क्या है। तो वामपंथ की दोस्तों अगर बात करें तो वामपंथ समझने की कोशिश करते हैं। वामपंथ से अधिकांशतः उन लोगों की ओर संकेत दिया जाता है जो गरीब और पिछड़े समाजी समूह की तरफदारी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप गरीबों को मदद करते हैं, पिछड़ों की सहायता करते हैं तो आप समझ जाइए कि उसी को क्या कहते हैं, वामपंथ कहते हैं। और ये लाभ पहुंचाने वाली जो नीति का होता है उसी का समर्थन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वामपंथ का मतलब ये है कि जो गरीब हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सहायता प्रदान करना ये वामपंथ के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो जवाब होगा यहाँ पे वर्गीज कुरियन को। इसी सवाल को अथवा करके पूछ सकता कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है। तो श्वेत क्रांति के जनक जो है वर्गीज कुरियन है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे जरूर तैयार कर लें। अगले चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कब और किन देशों के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि पंचशील समझौता कब हुआ था और किन देशों के बीच में हुआ था, इसके बारे में बताना है।
तो पंचशील समझौता का मतलब यह है कि 5 समझौता इसमें किया गया था, यानी 5 मुख्य बातें थी और इन्हीं 5 मुख्य बातों में जो है ये समझौता किया गया था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वो 5 मुख्य बातें कौन थी। सबसे पहले कुछ और जानकारी लेते हैं कि पंचशील समझौता जो है ये 29 अप्रैल 1954 को जो है ये शुरू किया गया था, 29 अप्रैल 1954 को। इसके बाद अगर बात करें तो किन किन देशों के बीच में हुआ था, देखिए इधर एक चीन है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई के बीच हस्ताक्षर हुए थे, यानी चाओ इन लाई, जैसे कि चौमिन लाई ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, चौमिन लाई तो चाओ इन लाई हो जाएगा, जो चीन के प्रमुख थे और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। ये दोनों लोग मिलकर जो है पंचशील समझौता किए थे। तो इतना तो समझ में आ गया है 2 पॉइंट कि 1954 में हुआ था, पहला पॉइंट। दूसरा है भारत और चीन के बीच में जो है, भारत और चीन के बीच में ये समझौता हुआ था। चीन के जो प्रमुख थे वो चाओ इन लाई थे और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। पंचशील सिद्धांत जो है एक ऐसी नीति है, इस पर भारत की विदेशी नीति आधारित है, जिसका उद्देश्य है विभिन्न देशों के मध्य शांति और सहयोग को स्थापित करना। यानी पंचशील जो समझौता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक देश से दूसरे देश में शांति स्थापित हो, सहयोग स्थापित हो, जो भी आयात निर्यात हो आसानी से आयात निर्यात होता रहे। तो इन सब बातों को यहाँ पे ध्यान रखा गया है। और इसके बाद जो है पंचशील की शुरुआत जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, शिमला समझौता कब और किसके मध्य हुआ था। तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है इनके बीच में शिमला समझौता हुआ था। चाहे शिमला समझौता पूछे या फिर आपका जो है या आपसे पूछ ले जो है क्वेश्चन नंबर पंचशील समझौता, ठीक है। शिमला समझौता और पंचशील समझौता दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, शेख मुजीबुर रहमान का दल का क्या नाम था। तो बांग्लादेश की अवामी लीग, बांग्लादेशी अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की जो है ये पार्टी का नाम था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेहरू की विदेशी नीति के 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो विदेशी नीति में कौन से 2 उद्देश्य थे इनको बताना है। तो क्षेत्रीय जो अखंडता को बनाए रखना और तीव्र गति से आर्थिक विकास करना, यानी जो क्षेत्र अलग अलग, जैसे कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, कोई और राज्य अलग ना हो जाए भारत से, कोई और रजवाड़ी शासन अलग ना हो जाए, इसके लिए क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना सबसे बड़ा चुनौती था यहाँ पे। अगला है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता की विचार रखना, यानी कहने का मतलब ये है कि कठिन संघर्ष करने के बाद जो है देश को आजादी को बचाने में हम लोग सक्षम रख सकें। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पॉइंट है आप इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे है, भारत की परमाणु नीति की 2 विशेषताओं को लिखे। तो परमाणु की 2 नीति है, एक परमाणु तकनीकी शांतिपूर्ण प्रयोग करना है और दूसरा है विश्व को परमाणु हथियारों के खतरे से बताना है। यानी कोई भी देश परमाणु जो है अटैक वो नहीं कर सकता है, उसके लिए जो है उसके यूएनओ से यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है उससे खतरे से बचाना इसका मुख्य सिद्धांत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहाँ पे, भारत के लिए गुट निरपेक्षता की नीति क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। तो गुट निरपेक्षता की नीति क्यों आवश्यक ये समझना है। सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की दृष्टि से जो है ये काम किया गया था, ठीक है। अगला है अपनी स्वतंत्रता नीति को बनाए रखने के लिए गुट निरपेक्षता का जो है ये कदम उठाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचशील समझौता, पंचशील सिद्धांत के 2 सिद्धांत, मतलब पंचशील समझौता के 2 सिद्धांत बताना है। तो समानता और पारस्परिक लाभाव ये इसके उद्देश्य हो जाएगा। शांतिपूर्ण और सह-अस्तित्व जो है इसका उद्देश्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर लास्ट यहाँ पे है 8वां क्वेश्चन, भारत की विदेशी नीति के 2 मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो विश्व शांति और बंधुत्व की भावना, सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके नागरिक शास्त्र के थे, जो आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। अर्धवार्षिक पेपर, हाफ ईयरली एग्जाम मतलब कि, और इसके बाद जो है आपका आता है प्री बोर्ड एग्जाम, फिर इसके बाद बोर्ड एग्जाम। तो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।